एक बार की बात है। गर्मियों के दिन थे। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। सूर्य की किरणें आग के समान पड़ रही थी। सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। पेड़ पौधे तक गर्मियों से झुलस रहे थे। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य तथा महाकवि कालिदास दरबार में बैठे थे और बाकी सभी नवरत्न अपने अपने घरों की ओर जा चुके थे। वही विक्रमादित्य जो अपने न्याय तथा वीरता के लिए आज भी जाने माने जाते थे तथा महाकवि कालिदास, उन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने मेघदूत, रघुवंश और शकुंतला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। राजा विक्रमादित्य और कालिदास दोनों गर्मी से बहुत परेशान थे। दोनों की शरीर पसीने से लथपथ थे। सेवक टेबल पर पंखा झुला रहे थे, किंतु पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेवक उनका पसीना बार बार पूछ रहे थे कि प्यास के मारे कंठ बार बार सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक सुराही रखी हुई थी। प्यास बुझाने के लिए बार बार पानी पीना पड़ रहा था। सुराही के ठंडे पानी को पीकर उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल जाती थी। राजा विक्रमादित्य अत्यधिक सुंदर थे। गर्मी और पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर ओस की तरह चमक रही थी। राजा विक्रमादित्य और कालिदास के बीच बहुत बड़ी ही अच्छी मित्रता थी। उन्हें हमेशा नोकझोंक चलती रहती थी। एक दूसरे को मूर्ख बनाने का अवसर दोनों ही खोजते रहते थे। विक्रमादित्य ऐसे किसी का भी अवसर गंवाना नहीं चाहते थे, पर महाकवि कालिदास भी उसका करारा उत्तर देते थे। होता यह था कि पहले राजा करते थे और अंत में महाकवि उन्हें मूर्ख बना देते थे। अचानक विक्रमादित्य का ध्यान महाकवि के मुख पड़ गया। उन्हें मूर्ख बनाने का लिए राजा मचल उठे। उन्होंने महाकवि से बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप विश्व की सबसे विद्वान, चतुर तथा गुणी व्यक्ति है, किंतु साथ ही साथ यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। कालिदास ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आज संध्या होती गई। कालिदास दरबार से सीधे सुनार के घर गए। उन्होंने सुनार को रातों रात सोने से अति सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया। घर लौट आए। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले कालिदास पहुँचे। उन्होंने मिट्टी की सुराही हटाकर उसके स्थान पर सोने की सुराही रख दी। ठीक समय पर दरबार ने आवाज लगाई, जम्बूद्वीप अधिपति महाराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। राजा अपने अंगरक्षकों के साथ दरबार में पधारे। सभी सभासदों, नवरत्नों तथा गणमान्य व्यक्तियों ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा के सिंहासन पर बैठते ही सभी ने अपने अपने आसन ग्रहण किया। आज की गर्मी का कहर बरस रहा था और पंखे जोर जोर से झोले जा रहे थे, किंतु हवा भी गर्म थी। कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले ही महाराज को प्यास लगी। उन्होंने पानी के लिए इशारा किया। एक सेवक ने उनके सुराही से पानी निकाल कर दिया। गिलास का पानी होठों से लगते ही महाराज सेवक पर क्रोधित हो गए। वे क्रोधपूर्वक बोले, क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? सेवक थर थर कांपने लगा। कालिदास ने तुरंत स्याही से कपड़ा हटाया और सोने की सुराही चमक देखकर सभी दंग रह गए। क्या यह सोने की सुराही वहां मौजूद सभी लोग सुराही की सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई असली सोने की तारीफ करता तो कोई बनावटी। राजा विक्रमादित्य का क्रोध थामा नहीं। वे बोले, पानी भी कोई सोने की सुराही में रखा जाता है?
कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस मूर्ख ने रखी है? पास खड़ी हुई कालिदास ने कहा, क्षमा करें महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूँ। मैंने ही सोने की सुराही वहाँ रखी थी। महाराज आचार्य सिंह बोले, आप कैसे ये काम कर सकते हैं? हाँ महाराज, यह सुराही मैंने ही रखी थी। पहले वाली सुराही बेहद बदसूरत और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा कि सुंदरता के पुजारी के पास किस मूर्ख ने ऐसा सुराही रखी है, इसलिए उसे हटाकर उसके स्थान पर असली सोने की सुराही रख दिया। क्या आपको पसंद नहीं आई महाराज? इतना कहकर वह चुप हो गए। महाकवि कालिदास का बयान महाराज समझ गए। उन्होंने तुरंत महाकवि से माफी मांगी। किसी भी व्यक्ति को गुणों का महत्व होता है और ना कि उनके रंग और रूप का। धन्यवाद। वनिकपुर नाम के गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़ापे की वजह से उसके गाल चिपक गए थे। बुढ़िया के पास उसकी एक पोती थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। बुढ़िया ने उसे ही पाला पोसा था। उसी का नाम चंपा था। चंपा बहुत ही चंचल लड़की थी। अपनी इस आदत के कारण वह किसी भी काम को ठीक से पूरा नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया उस चंपा से बोली, बिटिया रानी, मैं हाथ पैर में उबटन मलने राजमहल जा रही हूँ। तब तक तू खिचड़ी पकाकर तैयार रखना। रानीवास का काम ठहरा, उसमें ना जाने कितनी देर लग जाएगी। बुढ़िया को वहाँ उबटन मलते, रानी को नहलाते श्रृंगार करते दोपहर हो गई। वहाँ से काम निपटाकर वे जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दी। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। वह सोच रही थी कि घर जल्दी पहुँचे तो खिचड़ी खाएंगे, और घर आकर उसने देखा कि चंपा का कहीं पता नहीं है। वह सोची शायद पड़ोस में खेलने चली गई थी। चूल्हे पर रखी खिचड़ी जलकर खाक हो गई थी। बुढ़िया को चंपा पर बहुत गुस्सा आया। वह पड़ोस से कान पकड़कर चंपा को घर ले आई और दरवाजा बंद करके उसे 2-4 थप्पड़ मार कर बोली, तुझसे तो कोई काम नहीं होता, दिन भर खेलने के ही पड़ी रहती है। लड़की के जात है, कुछ ठीक से सीखेगी नहीं तो पराई घर में तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? मैं तो तुझसे बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरे जैसे लड़की से तो कोई भूत भी विवाह नहीं करेगा। बुढ़िया के मुंह से यह शब्द निकलते ही अचानक किसी ने दरवाजे खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं भूत हूँ। बुढ़िया तो पहले डर गई, फिर भी लगी कि हो सकता है कोई शैतान लड़का शरारत कर रहा है, और अगर यह वास्तव में कोई भूत है तो कोई उपाय तो करना ही होगा जिससे यह काबू में आ जाए। वह हिम्मत करके बोली, तो यहाँ किस लिए आया है? तो भूत बोला, तेरी पोती से शादी करने। उसका जवाब सुनकर बुढ़िया घबरा गई, किंतु वे बहुत चालाक थी। वे कहने लगी, अगर तू भूत है तो दरवाजे के छेद में से मक्खी बनकर अंदर आ जा। भूत के लिए यह भला कौन सी मुश्किल बात थी। वे बोला, अच्छा अभी आता हूँ। बुढ़िया ने अंदर छेद में से एक बोतल का मुंह वहां लगा दिया। भूत जैसे ही मक्खी बनकर बोतल में घुसा, बुढ़िया ने तुरंत बोतल का ढक्कन लगाकर उसे कसकर बंद कर दिया। भूत बोतल के अंदर कैद हो गया। उसने बुढ़िया से बाहर निकलने के लिए बहुत खुदामस की, किंतु बुढ़िया ने उसकी एक न सुनी। वह उस बोतल को शहर के बाहर पहाड़ी पर एक पेड़ के कोटर में रख आई।
बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए। एक बार एक धोबी उसी पेड़ के रास्ते से होकर गुजर रहा था। उसे सुनाई दिया जैसे ही उसे कोई पुकार रहा हो। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसी पेड़ के पास सी आवाज आती सुनाई दी। वह पेड़ के पास गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। गौर से देखने पर धोबी को उसके अंदर एक बड़ी मक्खी नजर आई। धोबी सोचने लगा कि क्या इससे बोतल से आवाज आ रही है। अभी सोच रहा था कि बोतल के अंदर से भूत बोल पड़ा, भैया इस बोतल में मैं भूत बन पड़ा हूँ, कृपया तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दो, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। भूत का नाम सुनकर पहले तो धोबी चौंक उठा। इसके बाद भी हिम्मत करके बोला, ना बाबा ना, तुम भूत ठहरा। बोतल से निकलकर अगर तुम मुझे ही चिपट गया तो मैं क्या करूँगा। जिसने तुम्हें बंद किया है वह कोई तेरा ही गुरु होगा। भूत कांपते हुए बोला, गुरु ना कहो, होने वाली सास कहो। भूतों की भला सास होती है? वह जो पहाड़ी के नीचे तुम बस्ती देख रहे हो ना, उसमें एक बुढ़िया रहती है। अगर उसकी शक्ल तुम रात के समय देख लोगे तो डर के मारे कांपने लगोगे। उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी पोती है। इसके पश्चात भूत ने धोबी को सारा किस्सा सुनाया। धोबी को भूत पर बड़ी हंसी आई। वे बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए सुंदर बहू की तलाश में था। बुढ़िया की पोती के बारे में सुनकर उसने बुढ़िया के घर जाने का फैसला किया। धोबी को वहां से जाता देख भूत फिर से खुशामद करने लगा, भैया तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बोतल से बाहर निकालो। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे इस उपकार को अवश्य चुकाऊंगा। मैं इस देश के राजकुमार के ऊपर चढ़ जाऊंगा। जब तुम उस राजकुमार के ऊपर पानी छोड़ दोगे तो मैं उसे छोड़ूंगा। बस राजा खुश होकर तुम्हें बहुत सा इनाम दे देंगे। धोबी को यह बात पसंद आ गई। उसने बोतल का ढक्कन खोला और भूत को आजाद कर दिया। उसके बाद धोबी सीधा गुड़िया के घर पहुंचा। उस अपने बारे में बात कर उसने बुढ़िया के पोती को अपने बेटे से शादी पक्की कर दी। एक दिन वह कुछ खरीदने बाजार गया तो वहां उसने डिडोरा पीटते सुना, राजा के बेटा बीमार है। वे रह रह कर चिल्लाता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। राजवैद्य उसका इलाज करके हार गए हैं। जो अच्छा करेगा उसे 10 गांव की जागीर दी जाएगी। तो वे भी समझ गया कि बोतल का भूत राजकुमार पर चढ़ गया है। वे राज दरबार में पहुंचा तथा राजकुमार को ठीक करने की जिम्मेदारी उसने ली। वे झूठ मूठ के भूत उतारने का ढोंग करने लगा और मंत्र पढ़कर राजकुमार पर पानी छिड़क दिया। भूत अपने वादे के अनुसार राजकुमार को छोड़कर चला गया। राजकुमार ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने धोबी को इनाम के रूप में 10 गांव की जागीर दी। उधर धोबी ने अपने बेटे से चंपा की शादी करा दी और वे सुखी से रहने लगे। जब भूत को पता चला कि चंपा की शादी धोबी के लड़के से हो गई है तो वह धोबी से बहुत चिढ़ गया। वह धोबी के लड़के को सताने लगा। अब तो धोबी बड़ा परेशान हुआ। वे भूत से बोला, तू मेरे लड़के को छोड़कर चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भूत ने बोला, मैंने तेरे साथ नेकी की और तू मेरे ही लड़के को सता रहा है।
यह ठीक नहीं है। लेकिन भूत ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ ढोलक और नगाड़े वालों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा कि गांव की सीमा से उसके घर तक खूब जोर जोर से ढोलक और नगाड़े पीटे। वे आए। इधर भूत धोबी के बेटे को जब जब गर्दन दबाता था वे रह रह कर चिल्लाता था। ढोलक और नगाड़े की तेज आवाज सुनकर भूत ने धोबी से पूछा, यह हल्ला गुल्ला कैसा है? धोबी ने कहा, मैं क्या जानूं। कुछ भूत बोला, जरा देख तो आओ कि क्या बात है। धोबी कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा तो मैं कहता हूँ, मैं तो देख कर आता हूँ। धोबी ने लौटकर बताया कि बुढ़िया की फौज लेकर भूत को पकड़ने आ रही है और साथ ही उसके पास एक बहुत बड़ी बोतल है जिसमें भूत को कैद करेगी। भूत ने जब यह बात सुनी तो उसके होश गुम हो गए। सिर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात उसने कभी भी उस गांव का रुख नहीं किया। इस प्रकार धोबी को अपने बुद्धिमत्ता से उस भूत से छुटकारा मिल गया और उसका बेटा और बहू चंपा चैन से रहने लगे। धन्यवाद।